हेलो दोस्तों, फिजिक्स के नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का मोस्ट वेलकम करते हैं। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग हम लोग कितने कर चुके हैं बेटा? 4 अनुप्रयोग कर चुके हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुप्रयोग बचा हुआ है, उस अनुप्रयोग को करते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, उसे करेंगे और इस तरह से ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। अभी अनुप्रयोग का नाम है गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। ये जो मैं हेडिंग लगाया, ये अनुप्रयोग जैसा साउंड नहीं कर रहा है, पर इसी को अनुप्रयोग जैसा बोलने के लिए मुझे ये बोलना पड़ेगा, गॉस के प्रमेय से किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, ये बोलना पड़ेगा, तो ये अनुप्रयोग जैसा साउंड करने लगेगा, है ना? अनुप्रयोग जैसा सुनाई देने लगेगा, है ना? कान को ठीक लगने लगेगा। गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। ये टॉपिक इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आया होगा गॉस के प्रमेय की व्युत्पत्ति कीजिए, और उसके बाद आया होगा गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। साथ में कुछ अंकित प्रश्न भी जरूर आते हैं, +9 +E और संतुलन बिंदु वाला जो मैंने बताया था, उस टाइप के न्यूमेरिकल भी बहुत आते हैं। तो गॉस का प्रमेय हमने क्या पढ़ा था? पिछले क्लासेस में पढ़ा है। गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अच्छा, फिर कूलाम का नियम क्या है? तो कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। बोलते क्या है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम गॉस के प्रमेय से शुरू करेंगे और अंततः हमें कूलाम का नियम मिलना चाहिए। हम पढ़ने वाले हैं गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। बिंदु आवेश लेना पड़ेगा, वही उसी में लागू होता है। तो मान लेते हैं एक बिंदु O है जिस पर कितना आवेश है प्लस। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु M ले लेते हैं। बिंदु M पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना एक बिंदु O जिस पर +Q आवेश है से r दूरी पर एक बिंदु M जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गॉस का प्रमेय मैं केवल गॉसियन पृष्ठ पे लगा सकता हूँ, तो यहाँ लगाऊंगा। तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ कि बिंदु M से होकर जाने वाला एक गोला है। यह गोला बिंदु O के लिए गाउसियन पृष्ठ के समान कार्य करेगा। अब देखो, बिंदु को गोला भी तो अच्छे से ढक ही देता है ना? यहाँ हम एक अल्प पृष्ठ ले लेते हैं। अल्प पृष्ठ को ले लेते हैं ds। ds की दिशा अगर लिखेंगे तो पृष्ठ की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, और अगर मैं धनावेश यहाँ पर धनावेश से मैं बल रेखा खींचूं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी सेम होगी। तो बीच का कोण अल्प पृष्ठ और आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण कितना आएगा? 0। ठीक है, वो 0 डिग्री का। समझ आया? स्टेटमेंट क्या लिखेंगे शुरू में? माना एक बिंदु O जिस पर +Q आवेश है से r दूरी पर एक बिंदु M जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु M से होकर जाने वाले स्मॉल r त्रिज्या के एक गोले की कल्पना करते हैं। यह गोला बिंदु आवेश के लिए गाउसियन पृष्ठ के समान कार्य करेगा। बस इतना ही। अब जैसे कि गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग को सॉल्व करते हैं, ठीक वैसे ही लिखेंगे स्टेटमेंट्स को। क्या लिखते हैं? गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला क्या? संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। इससे प्रदर्शित करेंगे फाई। फिर इसका एक ही पृष्ठ है, एक पृष्ठ है तो क्या लिखेंगे उसको? E ds
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और cos थीटा दोनों कांस्टेंट हैं, बाहर निकल जाएंगे E इंटू cos थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ ds बचा, फाई इज इक्वल्स टू E इंटू थीटा की जगह वैल्यू रख देते हैं, कितना आएगा 0 डिग्री, और ds कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। पढ़ चुके हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है बेटा 4 पाई r स्क्वायर। ये हम लोग इस चैप्टर में कम से कम नहीं तो 2-3 बार पहले भी यूज कर चुके हैं। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है वो भी यूज कर चुके हैं, बताओ 1, तो 1 रख देंगे तो फाई बराबर आ जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसको ले लेंगे हम समीकरण क्रमांक 1। ये टॉपिक हो गया। चूंकि गॉस के कहां से प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या होता है बच्चों, फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ले लेते हैं समीकरण क्रमांक 2। अब यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखेंगे तो LHS 5, उधर भी 5, इधर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, उधर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वामहस्त पक्ष समान है, दक्षिणहस्त पक्ष समान होंगे, तो लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ध्यान से देखें तो ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो अगर केवल गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग डिस्कस करें बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने वाला सेक्शन, तो यहाँ तक में कहानी खत्म है। बट हमें क्या करना है, कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। किसके नियम की व्युत्पत्ति करनी है, कूलाम के नियम। तो उसके लिए सेकंड आवेश का होना जरूरी है ना। हम क्या करते हैं, बिंदु M पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखने पर ऐसा लिखते हैं, क्या रख रहे हैं वहां पर एक परीक्षण आवेश, क्या रख दे रहे हैं Q0, ऐसा लिखेंगे। नेक्स्ट पेज ले ले रहा हूं, लिखेंगे बिंदु M पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखने, ठीक। दोनों आवेशों, या दोनों में बोले अभी दूसरे की बात रख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, रखने पर परीक्षण आवेश पर विद्युत क्षेत्र द्वारा आरोपित बल, आरोपित क्या बल, तो हम जानते हैं E बराबर क्या होता है F अपॉन Q0। बढ़िया से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से E बराबर क्या होता है F अपॉन Q0। अतः F बराबर क्या होगा Q0 इंटू E। F बराबर Q0, E का मान रख दो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। यही ना आया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। चलो देख लो, आता है F बराबर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन r स्क्वायर। अगर ये सत्य है F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r स्क्वायर, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, समानुपाती चिन्ह लगता है अगर नियतांक हटता है तो, और समानुपाती चिन्ह हटता है तो नियतांक लगता है, तो ये तो नियतांक है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं कि F समानुपाती है Q इंटू Q0 तथा F समानुपाती है 1 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन पर उपस्थित आवेशों के गुणनफल के समानुपाती
और उनकी मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आ गया, हम लिख सकते हैं यही कूलाम का नियम है। यही क्या है? कूलाम का नियम है। तो कूलाम के नियम की हम लोगों ने व्युत्पत्ति कर ली। कहाँ से करी? तो गॉस के प्रमेय से करी। तो ये गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। बेटा 4 या 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होम एग्जाम में, तुम्हारे इंटरनल एग्जाम्स में भी तुमको ये लिखना पड़ेगा, बोर्ड एग्जाम में भी फंसता है, तो एकदम लिख करके आना है ना। 4-5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको एकदम नहीं छोड़ना है। उसके बाद चैप्टर में एक टॉपिक बच गया थ्योरी में। उसके बाद कुछ छोटी मोटी परिभाषाएं हो सकती हैं जो छूटी हों, तो उसको एक बार पूरा चेक करके चैप्टर में कहीं भी अगर कुछ छूटा है, कोई न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा है या कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा है, तो उसको अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, एक उसका वीडियो बना लेंगे जो भी बचा हुआ सेक्शन है या बचा हुआ न्यूमेरिकल है। तो आप लोग कमेंट करना पूरे वीडियो को देखने के बाद कि क्या छूट गया है, क्या और आपको चाहिए, किस चीज़ को तुम और अच्छे से समझना चाहते हो। तो उन सेक्शंस को हम लोग फिर से कलेक्ट करके एक और वीडियो उसका बना देंगे, है ना। चैप्टर का 1 शॉट भी आएगा, एक शॉट में हम चैप्टर को पूरी तरह से रिवाइज भी करेंगे। चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी एक वीडियो आएगा, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, हर चैप्टर को पूरी तरह से कवर करेंगे, है ना। हर चैप्टर के मोस्ट टाइम पे न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो बनेंगे, तो वो हम लोग देख लेंगे, है ना। चैप्टर में एक जो थ्योरी सेक्शन का बचा हुआ है टॉपिक, वो हम हेडिंग लगा सकते हैं क्या? तो वो मैं हेडिंग लगा दे रहा हूँ, स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना एक टॉपिक है जिसमें हम स्थिर वैद्युत बल को गुरुत्वाकर्षण बल से कंपेयर करते हैं और तुलना करके बताते हैं। अब तुलना करने के लिए हम लोग यहाँ पर आवेशित कण लेंगे जिनका द्रव्यमान हो। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में हो सकता है, 2 प्रोटॉन के बीच में हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रॉन के बीच में हो सकता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में हो सकता है। बुक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में सॉल्व किया है, बट अन्य कणों में भी हो सकता है। तो तुम्हें कणों के द्रव्यमान और आवेश से सब पता होना चाहिए। तो भी जो मैं निकाल के बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य निकाल के बता रहा हूँ, किसके बीच निकाल करके बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन। तो यहाँ पे हम लोग 2 बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। मान लेते हैं कि ए पर एक इलेक्ट्रॉन है और बी पर एक प्रोटॉन है। ए पर इलेक्ट्रॉन है, बी पर क्या है, प्रोटॉन है। अब आप लोगों को पता होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ kg। और चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम, बट माइनस में होता है। ठीक है, ऋण 1.6 × 10⁻19। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, लगभग 1.6 × 10⁻27 kg। और आवेश कितना होता है प्रोटॉन पे, इतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, बट धन में होता है। ठीक, ये पता होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण बल तब निकाला जा सकता है जब द्रव्यमान पता हो, और स्थिर वैद्युत बल तब निकाला जा सकता है जब आवेश पता हो। तो अगर नहीं पता है तो फिर बनाना मुश्किल है ना, पता होना जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए ऐसा ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल कितना होगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। ऐसा होगा। अब इसको E लिख ले रहा हूँ ताकि पहचाना जा सके कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या स्थिर वैद्युत बल है। इसके लिए ऐसा लिख ले रहा हूँ,
एफ ई बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 गुणा 10 की घात 9 होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। Q1 का मान 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19, Q2 का मान 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 अपॉन बीच की दूरी 1 मीटर है। मान लेते हैं बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर। जो भी है बराबर भी लिख सकते हो, r मीटर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक स्थिर वैद्युत बल आ गया एफ ई का मान 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात 19 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात 19। ऐसे रहने देखते हैं, लास्ट में सॉल्व करेंगे, इसको ले लेते हैं समीकरण 1। क्या निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य स्थिर वैद्युत बल। इसके बाद क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य गुरुत्वाकर्षण। ये हेडिंग लगा देते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन व अतः इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य क्या, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है हमको, एफ जी लिख देते हैं, Gm1m2 अपॉन r² होता है गुरुत्वाकर्षण बल। 11th में पढ़ के आए, न्यूटन का नियम से पढ़े थे। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल है एफ जी। जी क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, नियतांक 6.67 × 10⁻⁻11। m1 कितना है, m1 देखो 9.1 गुणा 10 की घात 31। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, m2 1.6 गुणा 10 की घात 27 है। वैल्यू रख देते हैं 9.1 गुणा 10 की घात 31 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात 27 बटे 1 का स्क्वायर, दूरी वही है 1। एफ जी का मान अपन लिखें तो 6.67 × 10⁻⁻11 into 9.1 into 10⁻31 into 1.6 into 10⁻26। इतना न्यूटन का बल आएगा, ऐसा यूनिट ही है। अतः तुलना करना है, अतः एफ ई अपॉन एफ जी ये करेंगे। तुलना करना है, दोनों में कंपेयर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कितना उनके बीच में अनुपात क्या है, ये तुलना करना है। तो पिछले में हम देखें 9 गुणा 10 की घात 9, 1.6 गुणा 10 की घात 19, 1.6 गुणा 10 की घात 19 का वैल्यू रख देते हैं इसको 9 गुणा 10 की घात 9 1.6 गुणा 10 की घात 19 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात 19। ये तो वैल्यू है लिखी है 6.67 गुणा 10 की घात 11, 9.1 गुणा 10 की घात 31, 1.6 गुणा 10 की घात 27। ठीक है, अब जो अप्रोक्सीमेट है उनको काट सकते हैं। 9.1 से 9 कट जाएगा और 1.6 से 1.6 कट जाएगा। तो एफ ई अपॉन एफ जी ये आ रहा है 1.6 बटे 6.67 गुणा 10 की घात 9 ऋण 19 ऋण 10 ऋण 10 ऋण 19 ऋण 29 आएगा ऊपर, नीचे ऋण 11 ऋण 31 31 1 32 और ये 41 ऋण 41 ऋण 41 ऋण 27 करेंगे। 41 मतलब 1 और 41, 1 और 7 हो जाएगा 8, ठीक है, और 4 और 2 हो जाएगा 6, तो माइनस नहीं है प्लस 68 हो जाएगा, होगा प्लस 68 ऊपर जाएगा तो, और ये 1.6 बटे 6.67 है। लगभग मान अगर देखेंगे तो ये 6.67, इसको हम 6.7 ले सकते हैं, मतलब लगभग 7 के बराबर आना चाहिए। तो 1.6 बटे 7 कर दें तो ये 7 दूनी 14 आ जाएगा, बचा कितना 2, तो 7 दूनी 14 ही रहेगा, बचा 6,
7 अट्ठे 56 लगभग, है ना। तो इसको अप्रॉक्सीमेट में मैं लिख सकता हूँ FE अपॉन FG इज इक्वल टू 2.3 गुणा 10 की घात 2.2। हाँ 3 हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट किया हूँ, है ना। ठीक है, जितना ऐसे घपला करो उसको थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन भी कर लेना चाहिए ताकि वो लगभग आ जाए। मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख करके बता दूंगा। ये कितना होगा, 18 में से 9 गया तो 9, ठीक है, और फिर 5 में से 2 गया तो 3, 10 की घात 39। तो FE बाई FG जो होगा 2.3 गुणा 10 की घात 39 के बराबर होगा। अगर अपन जैसे कि मैंने यहाँ पर तुमने देखा होगा कि कैलकुलेशन करते समय बहुत सारा अप्रॉक्सीमेशन ले लिया। अप्रॉक्सीमेशन मतलब लगभग बराबर वाली चीज़ें कर ली, है ना। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बता दे रहा हूँ ऊपर का कैलकुलेटर यूज़ करके। तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इक्वल्स टू 23.4 आ रहा है ऊपर, फिर डिवाइडेड बाय 6.67 इक्वल्स टू इतना, डिवाइडेड बाय 9.1 इक्वल्स टू इतना, फिर 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 0.23। बेटा यहाँ पे मैं ये डिवाइड जब किया तो ये 0.2 होगा, एक पॉइंट इधर खिसक गया है, ध्यान दें। ये 2 जब किया था तो पहली बार 16 लिया था तो 0.2 होगा। तो यहाँ पे छोटी सी गलती हुई मेरे से, ये 0.23 आएगा, 0.23, ठीक है, बाकी सही है। 0.23 इंटू 10 टू द पावर 39। तो इसको अगर तुम लिखोगे तो 2.3 इंटू 10 टू द पावर 38 के लगभग आ रहा है, 2.37 ऐसा कुछ। एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है 2.37 एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। तो ये लगभग 2.3 सही है ना। तो तुलना कर सकते हैं न्यूमेरिक वैल्यूज में, है ना। तो इस तरह से स्थिर वैद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल के मध्य अगर हम तुलना करेंगे तो 10 की घात 38, 10 की घात गुरुत्वाकर्षण बल से स्थिर वैद्युत बल 10 की घात 38 गुना बड़ा है। तो बहुत प्रबल है कंपैरिजन में। तो ये देखोगे तो स्थिर वैद्युत बल बहुत ही प्रबल है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, ठीक है। तो इस तरह से बेटा इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो गई एक तरह से। छोटे मोटे टॉपिक जरूर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छोटे होंगे, उन्हें हम लोग कवर करते चलेंगे अगले वीडियोस में, है ना। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल का एक सेपरेट वीडियो आएगा, साथ ही साथ इसका एक वन शॉट भी आएगा जिसमें हम लोग चैप्टर को पूरी तरह से एक बार रिवाइज करेंगे। और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी वीडियो आएंगे जो कि जिसमें हम लोग पर्टिकुलरली हर चैप्टर में पहले सालों में कौन से ईयर में क्या पूछा गया, उसके आंसर कैसे लिखने हैं, आंसर प्लान क्या हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग पहले सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, कोर थ्योरी को कंप्लीट करते हैं, फिर बाकी चीज़ें भी ऐड ऑन होती जाएंगी। तो यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है बेटा। थैंक यू।